नमस्कार। मैं डॉक्टर निशिंद्र किंजल हीलिंग ट्यून्स के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 5 साइलेंट किलर्स के बारे में। साइलेंट किलर्स यानी कि वो बीमारियां जो शरीर के अंदर साइलेंट रहती हैं, चुप रहती हैं। न तो मरीज के उनके बारे में पता चलता है और न ही मरीज के रिश्तेदारों को पता चलता है, और जब पता चलता है सामान्यतः काफ़ी देर हो चुकी रहती है। उस बीमारी के कारण या फिर उसके द्वारा क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस के कारण मरीज को काफ़ी परेशानी होती है, और कई दफ़ा यदि समय से इलाज और सही इलाज ना हो तो समय से पहले मरीज की जान तक जा सकती है। ऐसी कई बीमारियां हैं, लेकिन आज हम चुन कर लाए हैं आपके लिए 5 खास बीमारियों को। पहला उसमें से है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि वज़न का ज़्यादा होना। सामान्यतः हम लोग देखते हैं और कह देते हैं कि किसी व्यक्ति का वज़न बढ़ा हुआ है। यह अब एक वैश्विक बीमारी या कह लें कि महामारी का रूप धारण कर चुका है। पहले ये अर्बन क्लासेस मीन्स शहरी जीवन में ज़्यादा पाया जाता था, विकसित देशों में ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन अब हमारे भारतवर्ष में भी शहर और इवन गांव के जीवन शैली में भी इसका प्रवेश हो चुका है। इसमें बहुत गंभीर बात यह है कि अब यह बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाने लगा है पहले के मुकाबले। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसे मेजर करने का एक तरीका है। सामान्य तौर पर आप किसी मरीज को या किसी व्यक्ति को वेइंग मशीन पर डाल देते हैं, वज़न की मशीन पर रख देते हैं और कहते हैं कि इनका वज़न 62 किलो, 70 किलो या 80 किलो या 100 किलो है। लेकिन आप स्वयं सोचिए कि कोई व्यक्ति जो 5 फीट 2 इंच का है और कोई व्यक्ति जो 6 फीट 3 इंच का है, तो दोनों में सेम वेट से आप तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कौन किसका वज़न ज़्यादा है, किसका वज़न कम है। हो सकता है 6 फीट 2 इंच का व्यक्ति यदि 72 किलो का है तो शायद वो ठीक है, लेकिन 5 फीट 2 इंच का व्यक्ति 72 किलो का है तो वो उसको आप कहेंगे कि ये व्यक्ति मोटापे का शिकार है। तो इसको एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए एक इक्वेशन या एक समीकरण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसे बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। इसमें वज़न किलोग्राम में लेते हैं और जो हाइट है उसको सेंटीमीटर में या कहें कि मीटर में लेते हैं, और इसके माध्यम से निकाला जाता है बॉडी मास इंडेक्स। यह बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर हो तो इसे हम ओबेसिटी या ओबीस कहते हैं। ओबीस का मतलब निश्चित रूप से व्यक्ति मोटा है और उससे जुड़ी हुई बीमारियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है 25 से लेकर 29.9 मतलब 25 to 29.9। इसे हम कहते हैं यह ओवरवेट की श्रेणी में आता है। मीन्स कि मरीज का वज़न बढ़ा हुआ है। ओबीस तो नहीं कहते, लेकिन इसे ओवरवेट कहते हैं। इससे आप नीचे आ जाएं। और नॉर्मल क्या होता है? 18.5 से लेकर 24.9 मतलब 25 से नीचे उसे हम नॉर्मल मानते हैं, और 25 से लेकर 30 के बीच का रेंज है उसे ओवरवेट मानते हैं, और 30 के ऊपर हो गया तो उसे हम ओबीस मानते हैं। इसे सरल शब्दों में हम समझें, मोटापा क्या है? फैट शरीर में है, वह ज़्यादा स्टोर हो गया है। फैट यानी कि चर्बी शरीर में ज़्यादा स्टोर हो गया है। सामान्य रूप से यह पेट के आसपास दिखता है, जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। पेट के बाहर जो दिखता है तो वहाँ पेट के अंदर भी चर्बी होती है, खास करके हिंदुस्तान के जो रेस है हम लोगों का वहाँ पर, और उसके अंदर से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिन हार्मोन्स के कारण डायबिटीज़ और कुछ और दूसरे प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। पहली चीज़ हम समझें कि 25 से 30 के बीच में बीएमआई का होना ओवरवेट कहलाता है, और 30 से ऊपर बीएमआई का होना ओबेसिटी कहलाता है। और 25 से नीचे बीएमआई रहे
तो हम कहते हैं कि नॉर्मल वेट है। दूसरी चीज़, ये ओवरवेट क्या है? फैट का ज़्यादा जमा होना, और ख़ास करके पेट के पास के इलाके में होता है। अब सवाल उठता है कि यदि बढ़ ही गया तो इससे परेशानी क्या आएगी? तो इसके बारे में काफ़ी लंबी फहरिस्त है कि ओबीस लोगों के साथ कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इन मरीजों में चर्बी ज़्यादा होती है खून के अंदर में, कोलेस्ट्रॉल या उसके बाकी कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं, और जब ये बढ़ेंगे तो फैटी लिवर के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक यानी कि लकवे के अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाएंगे, डायबिटीज़ ज़्यादा होगा, फिर घुटनों का दर्द या हिप जॉइंट का दर्द या फिर पीछे कमर का दर्द ये बढ़ जाता है, फिर डिप्रेशन, आत्मविश्वास में कमी, औरतों में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, स्लीप एपनिया, जैसे कई दफ़ा देखा जाता है कि मरीज़ सो रहा है और अचानक से आप देखते हैं कि अरे ऐसा लग रहा है कि आदमी सांस नहीं ले रहा, शायद स्लीप एपनिया कहते हैं। फिर पित्त की थैली में पथरी हो जाती है ऐसे मरीजों को, और अंत में पाया गया है कि इस प्रकार के मरीजों का जब ऑपरेशन होता है तो उस समय कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं, और सिर्फ ओबेसिटी होने के कारण ऐसे मरीजों में तरह तरह की बीमारियां बढ़ती हैं, और पाया गया है कि इनके जो जीने की क्षमता है या लॉन्गेविटी है वो घट जाती है, इनकी आयु घट जाती है। तो दोस्तों, पहला साइलेंट किलर ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। बड़ा विषय है, इस पर फिर एक एपिसोड मैं बनाऊंगा और उसमें इस पर विस्तार से बात करूंगा। इसके बाद दूसरी बीमारी की मैं बात करना चाहूँगा जिसका नाम है कैंसर। आप सभी जानते हैं कि कैंसर नाम से ही डर लगता है कि पता नहीं है, कैंसर ऐसा लगता है जैसे किसी ने डेथ सर्टिफिकेट लिख दिया हो। ऐसा नहीं है। कैंसर एक बहुत बड़ा वाइड रेंज है। वहाँ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका बहुत आसानी से उपचार हो सकता है यदि हम समय रहते उसका डायग्नोसिस कर लें, पहचान लें। बहुत आसानी से वो मरीज सामान्य ज़िंदगी जीने लगते हैं। और वहीं यदि ये बीमारी बढ़ जाए और समय से इसको न पहचाने तो निश्चित रूप से वह घातक सिद्ध होता है और मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। तो कैंसर में पहले हम थोड़ा कोशिश करेंगे कैंसर के बारे में जानने की और कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। पहली चीज़ है कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है कि कोई जैसे ना शरीर में सेल्स बराबर बन रहे हैं, शरीर में जैसे टूट फूट होती है तो उनको रिप्लेसमेंट के लिए भी सेल बनते हैं, और सेल्स इसलिए भी बनते हैं कि नई नई चीज़ें बनती हैं, उनके लिए सेल्स बराबर डिवाइड करते रहते हैं। तो जैसा आप समझते हैं सेल्स जब फंक्शन करते हैं तो इन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। कोई चीज़ बनाने के लिए कंपोनेंट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, कॉपर चाहिए, आयरन चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से और सांस में ली गई हवा के माध्यम से शरीर में प्राप्त होते हैं। होता क्या है इसमें कि जब कैंसर के सेल्स, जो सेल सामान्य रूप में डिवाइड करके, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेल है जो 1 सेकंड में एक सेल से 10 सेल बनता है, एक उदाहरण मैंने दिया। अब जब वो सेल कैंसर का सेल बन जाता है तो ये 1 सेकंड में 10 नहीं बना के ये 1 सेकंड में मान लें कि इसने 1000 बनाया, अगले सेकंड में वो 1000 ने फिर 1000 बनाया, तो क्या परेशानी आएगी? एक तो वो जो पोषण के जो तत्व हैं शरीर के उसको कहेंगे भाई हमें लाओ, क्योंकि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे हैं, हमें चाहिए। तो जो एनर्जी जानी चाहिए ब्रेन को, जो ब्लड सेल्स को जानी चाहिए, हार्ट को जानी चाहिए, किडनीज को जानी चाहिए, मसल्स को जानी चाहिए, उन चीज़ों को ये कैंसर वाले सेल अपनी तरफ खींचने लगते हैं। फलतः मरीज कमज़ोर होने लगता है। फिर जैसा आप समझ सकते हैं कि जब ये सेल्स बढ़ेंगे तो इनके रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो मान लीजिए आंत में ये बनने लग गए तो आंत में फोड़ा जैसा बन जाएगा। फिर इतनी जल्दी जल्दी बन रहे हैं कि इनकी दीवारें नहीं बनती, इनमें आपस में तारतम्यता नहीं होती, तो फिर बहुत आसानी से ये फिर टूट जाते हैं खून में
और ब्लड के माध्यम से शरीर के दूसरे अंगों में भी पहुंच जाते हैं, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। और सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि कैंसर पूरे शरीर में कई अंगों में फैल चुका है। और ये कैंसर के जो सेल्स कई दफ़ा निकलते हैं तो पास के लिम्फ नोड्स में जाके टिक जाते हैं, जिसके कारण ग्लैंड थोड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं, जैसे गर्दन में, नेक में, या एक्जिला में, कांख जिसे बोलते हैं, आर्म पिट में, या फिर नीचे ग्रोइन में, इन जगहों पर जा सकते हैं, या फिर शरीर के अंदर में किडनी के बगल में, आंतों के बगल में, या लंग्स के बगल में हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये कैंसर हम पहचानें कैसे। तो कुछ सामान्य से लक्षण हैं और कुछ लक्षण होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस अंग में ये बीमारी हो रही है। सामान्य लक्षण जैसा कि आप समझ सकते हैं, मरीज को अनजाने ही अचानक से लगता है कि कमज़ोरी ज़्यादा हो रही है, काम करते हैं थक जाते हैं बहुत जल्दी, सबसे कॉमन चीज़ है। कई दफ़ा एनीमिया हो जाता है, देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया। और इसके बाद अंगों के आधार पर, जैसे फेफड़े की बीमारी है तो हो सकता है कई दफ़ा मुंह से खांसी में या ऐसे भी खून के छींटे आ जाए, या शरीर के कहीं पर आपने देखा कि कहीं पर कोई बड़ा सा फोड़ा जैसा हो गया, या कोई सूज गया। बहुत कॉमन है पुरुषों में लंग्स का कैंसर और महिलाओं में स्तन का कैंसर। और इनके अलावा आंतों में कैंसर हो सकता है, जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी लगाना बहुत मुश्किल है। फिर ब्लड का कैंसर होता है, वो भी शुरुआती स्टेज में न ध्यान दिया गया, स्क्रीनिंग नहीं कराई गई तो वो भी जल्दी पता नहीं चलता। कैंसर के लिए कुछ स्क्रीनिंग है और कुछ चीज़ों से आप अपने को बचा सकते हैं, जैसे अल्कोहल कम लेना, स्मोकिंग कम करना, टोबैको कम लेना, पॉल्यूशन से अपने आप को बचाना, स्किन खास करके जो बहुत वाइट स्किन होता है, जैसे अंग्रेज जिन्हें कहते हैं कॉकेशियंस कहते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूरज की किरणों में आते हैं, उन किरणों में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत देर तक अनप्रोटेक्टेड स्किन को धूप में रखना, कड़ी धूप में रखना, ये भी कैंसर को निमंत्रण देने के बराबर होता है। आप यहाँ कहेंगे कि हमें धूप तो चाहिए विटामिन डी के लिए, तो वो सीमित मात्रा में चाहिए। ऐसा धूप चाहिए जो सॉफ्ट धूप है, उस समय में उतना मिल जाता है कि विटामिन डी बन जाए। लेकिन कड़ी धूप में जिस प्रकार से यदि आप एक्सपोज होते हैं, और ख़ास करके जिनके स्किन में सफ़ेद दाग है या जिनका स्किन बहुत लाइट कलर का है, उनमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कैंसर के बारे में कुछ चीज़ें हुई जिनसे आप अपने को बचाव कर सकते हैं। दूसरा, मोटापा, जैसा हमने पहले बात किया, जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी भी कैंसर का एक बड़ा कारण है। वज़न बढ़ा हुआ होना भी कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। प्लस भोजन में फल का कम लेना, रस वाले फल, सलाद, ऑर्गेनिक फूड का कम लेना, जंक फूड को ज़्यादा लेना, और जैसे फैट का ज़्यादा सेवन करना, और जो प्रोसेस्ड फूड को ज़्यादा लेना, ये सब कैंसर की तरफ ले जाते हैं। तो इन सबों से बचाव करना चाहिए। और कैंसर के लिए स्क्रीनिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। विदेश के कई देशों में इसे कंपलसरी किया गया है, प्राइमरी स्क्रीनिंग। हमारे यहाँ भी कुछ स्क्रीनिंग संभव है, जैसे खून के माध्यम से कुछ कैंसर हम पता लगा सकते हैं। लिवर का कैंसर पता लगा सकते हैं, प्रोस्टेट का कैंसर पता लगा सकते हैं, इंटेस्टाइन के कैंसर का पता लगा सकते हैं। फिर कुछ ऐसे जांच होते हैं जहां क्लिनिशियंस महसूस करते हैं कि इनका एंडोस्कोप करके देखना चाहिए, तो एंडोस्कोपी के माध्यम से खाने की नली का कैंसर, इसोफेगस का, या फिर जो नीचे बड़ी आंत होती है वहाँ के कैंसर की जानकारी लग सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका समय से उपचार न किया जाए तो वो भी कैंसर में बदल सकती हैं। जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है और आपने उसको छोड़ के रखा हुआ है, तो ये भी कई दफ़ा कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मुंह के अंदर में जो छाले, सफ़ेद छाले कई दफ़ा पड़े होते हैं, जो बच्चों में आजकल देखा गया, गुटखा बहुत खाते हैं, उनमें मुंह के अंदर में कैंसर बहुत कॉमन होता है। हम लोग देखते हैं और देखकर बहुत बुरा लगता है, दया भी आती है और लगता है हमने एक जीवन का नुकसान कर दिया सिर्फ इसलिए कि इन लोगों ने गुटखा को समय रहते नहीं छोड़ दिया।
इस पर भी बाद में डिटेल में बात करेंगे। तीसरी बीमारी है डायबिटीज़। इसके बारे में हम लोगों ने पहले बहुत चर्चा की है। आप जानते हैं डायबिटीज़ भी एक साइलेंट किलर है। न सिर्फ इसमें शुगर बढ़ता है, बल्कि जिस वजह से शुगर बढ़ता है उसी वजह से कई अंगों पर नुकसान होता है। और ये अंग हैं आँख, हृदय जो हार्ट है उसमें, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, नसें हैं, ब्रेन है, याददाश्त है, किडनीज़ हैं। इन सब पर दुष्प्रभाव पड़ता है और शुगर अपने आप में कई प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण भी देता है। चौथी बीमारी है हाइपरटेंशन, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर भी एक साइलेंट किलर है और बहुत ही, इसे कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जिसे हम नेग्लेक्ट करते हैं। एक पुरानी कहावत है कि ब्लड प्रेशर के आधे मरीजों को पता ही नहीं होता कि ब्लड प्रेशर होता है। तो आधे को पता नहीं होता, आधे उसका जांच नहीं कराते, आधे जांच कराते हैं तो उसका उपचार नहीं कराते, आधे उपचार कराते हैं तो दवा नियमित रूप से नहीं लेते। तो आप बोलेंगे कि ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने की आवश्यकता क्या है। ब्लड प्रेशर क्या है कि जैसे हार्ट की पंपिंग होती है, तो पंपिंग के कारण जैसे नलियों में पानी जाती, यदि आप कोई प्लास्टिक का पाइप लें और उसमें पानी का प्रवाह देखें, जिससे हम खेत में या पेड़ पौधों पर पानी डालते हैं, तो जब पानी जाता है तो वो ना पाइप देखेंगे कि थोड़ा सा टाइट हो जाता है, फूल जाता है। तो वैसे ही नलियां हैं हमारी, जब ब्लड उसमें से प्रवाह होता है तो वो फूलता है। तो फूलने पर जो प्रेशर उस ब्लड का उनके वॉल पर लगता है, उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर दो तरह से होता है। जब हार्ट सिकुड़ता है तो उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जब हार्ट फैलता है, डायलेट होता है, जब वो ब्लड कलेक्ट करता है, उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक जो ऊपर वाला, जैसे आप कहते हैं 120, और डायस्टोलिक जो नीचे वाला, जैसे आप कहते हैं 80, 120 बटा या 120/80 कहते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसके बारे में भी विस्तार से जानना ज़रूरी है कि उम्र के हिसाब से और BMI के हिसाब से ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, इसके बारे में अलग अलग नीतियाँ निर्धारित की गई हैं। डायबिटीज़ के मरीजों में पाया गया है कि उनमें ब्लड प्रेशर विशेष रूप से कम होना चाहिए, 125 ऊपर का और 175 नीचे का, 125/75। ये बेहतर होता है। ये ना करें तो उनकी किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट को भी नुकसान पहुंचता है और आँख की रोशनी को भी नुकसान पहुंचता है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये साथ साथ चलते हैं करीबन 50% मरीजों में। सिर्फ ब्लड प्रेशर है और इसे नहीं नियंत्रित किया जाए तो क्या हो सकता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित नहीं किया जाए तो ये एंड ऑर्गन को डैमेज पहुंचाते हैं। एंड ऑर्गन्स मीन्स वे ऑर्गन जहाँ पर इनके जो ब्लड का प्रवाह है वो अंत में वहाँ पहुँचकर फिर वो वहाँ किसी काम में लग जाता है, वो डिलीवर करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को, और फिर वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर वापस हो जाता है। तो ये एंड ऑर्गन सबसे इम्पॉर्टेंट हैं किडनी, फिर है आँख, आइज़। किडनी में होता है उसे हम कहते हैं नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। आँख में जब होता है तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं। आँख की रोशनी जाने लगती है, पर्दों में खराबी आने लगती है। और हार्ट पर जो लोड पड़ता है तो हार्ट फेलियर होता है और कई दफ़ा वही जाकर हार्ट अटैक का भी रूप ले लेता है। ब्रेन के अंदर जो होता है उसे हम सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीजेज कहते हैं। सामान्य भाषा में ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है, या तो ब्रेन के अंदर कोई ब्लीडिंग हो गई या फिर ब्रेन के अंदर कोई नली पतली हो गई और उसके माध्यम से स्ट्रोक हो गया। ये कॉमन बीमारियां हैं जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं किया जाए तो हो सकता है। अब हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ भी आवश्यक है वज़न को नियंत्रित करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मीन्स अच्छी स्लीप आनी चाहिए। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करें और तनाव नियंत्रण करें। डाइट में ध्यान रखें कि नमक कम होना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा लें, जंक फूड कम लें। वज़न नहीं बढ़े इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दवाओं का एक बहुत बड़ा
ग्रुप है हमारे पास जिसके माध्यम से डायबिटीज़ और शुगर दोनों का इलाज हो सकता है। तो स्वयं से इसके उपचार को करना अच्छा नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी दवा उस मरीज़ के लिए उपयुक्त है। क्योंकि जो जो कई दफ़ा अस्थमा है तो अस्थमा में बीटा ब्लॉकर्स नहीं चलने चाहिए, हार्ट फेलियर है वहाँ कुछ बीटा ब्लॉकर्स नहीं चलने चाहिए, डायबिटीज़ है तो वहाँ कुछ दवा नहीं चलनी चाहिए। तो वहाँ बहुत सावधानी से दवाओं का चयन होना चाहिए। तो ये हुआ ब्लड प्रेशर के बारे में, हमने एक ओवरऑल चर्चा की। विस्तार से हम फिर कभी इस पर एक और अलग से एपिसोड बनाएंगे और उस पर बात करेंगे। अंत में 5वें साइलेंट किलर की मैं बात करना चाहता हूँ, और यह है पॉल्यूशन, जो प्रदूषण है। सामान्यतः हम नहीं महसूस करते कि हमारे इर्द गिर्द क्या पॉल्यूशन चल रहा है। बड़े शहरों में जाएंगे तो कई दफ़ा आप देखेंगे कि वहाँ लिखा रहता है कि हवा में पॉल्यूटेंट्स कितने हैं। जैसे दिल्ली में आप कनॉट प्लेस के पास जाएंगे तो दिखेगा कि ये आज का पॉल्यूशन का स्तर ये है। कई दफ़ा अखबारों में देखते हैं कि इस शहर का पॉल्यूशन का स्तर इतना है। तो वो हुआ कि जो अनावश्यक पार्टिकल्स हैं जो हवा में रहते हैं, वो पार्टिकल्स जब बढ़ जाते हैं तो वही हवा हम सांस में लेते हैं, और वही हवा फिर सांस के माध्यम से शरीर में जाता है और हमें बहुत तरह की बीमारियों की तरफ धकेल देता है। सबसे कॉमन बीमारी उसमें है सांस की बीमारी। जिन्हें अस्थमा है, सांस फूलने की बीमारी है, उनमें अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्यूट अटैक्स बढ़ जाते हैं। कई दफ़ा लंग्स के बहुत सी खराब बीमारियां, जिनमें से कैंसर भी एक है, उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो साइलेंट क्यों कहा? कि आप समझ ही नहीं पाते कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ इतने सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कई दफ़ा ये पॉल्यूटेंट्स पानी के अंदर होते हैं, जैसे आर्सेनिक है, पानी में बढ़ा हुआ है। कई दफ़ा फ्लोराइड ज़्यादा होता है। तो ये सब भी जो पानी पी रहे हैं उनके माध्यम से बीमारी शरीर में आ रही है। कई दफ़ा जो हम बाज़ार से फल खरीद के लाते हैं, सब्जी लाते हैं, उनके अंदर जो कृत्रिम रूप से जो हार्मोन्स रखे गए हैं या केमिकल्स रखे गए हैं, या कई दफ़ा जो फल सब्जी खाते हैं उनके चारों तरफ जो रंग लगा होता है, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाकी बीमारियों के अलावा कैंसर भी दे सकती हैं। तो ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये भी साइलेंटली हमारे जीवन में घुले हुए हैं और कहीं ना कहीं शरीर में घुसकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं पॉल्यूशन में एक और पॉल्यूशन की बात मैं अंत में करना चाहता हूं। इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। बहुत से आप लोग इस बात से सहमत होंगे, और हमारे पास बहुत से मरीज़ भी आते हैं जो कहते हैं कि जब, और अखबारों में भी देखेंगे कि डीजे बजाने के नाम पर मारपीट हो गई, हत्या तक हो जाती है कि डीजे आप हमारे घर के सामने से न लेकर जाएं। तो ये ज़रूर है कि कहीं खुशी का माहौल है तो लोग उत्सव मनाना चाहते हैं, नाचना गाना चाहते हैं, खुशी को एक दूसरे से बांटना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि एक लिमिट से बाहर जो ध्वनि है या साउंड है, किसी खास डेसिबल के बाहर यदि वो साउंड जा रहा है तो वो साउंड किसी को खुशी दे, लेकिन वो बहुत से लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। और कई दफ़ा यदि आप किसी सिटी में रहते हैं, बगल में सड़क है जहाँ सुबह से शाम तक गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ आती है, गाड़ी की आवाज़ आती रहती है, या हवाई जहाज़ के आने जाने का सिलसिला चलता रहता है, या फैक्ट्री की आवाज़ आती रहती है, फैक्ट्री के भूंपू की आवाज़ आती रहती है, तो आप महसूस करेंगे कि कॉन्स्टेंटली बराबर एक आवाज़ सी चलती रहती है एटमॉस्फेयर में। तो वो आवाज़ अंदर ही अंदर नुकसान करता रहता है। तो एक हुआ जो कांस्टेंट आवाज़ हुई उसने नुकसान किया, और एक आवाज़ वो हुई जैसे जैसे डीजे कोई सामने से जा रहा है, या किसी शादी में गए या किसी के फंक्शन में गए और वहाँ आप जब गए तो आपने देखा कि भाई यहाँ तो डीजे बज रहा है, बहुत मुश्किल है। कई दफ़ा दिल में लगता है कि धड़कन बढ़ने लगी, छाती में दर्द होने लगा, या लगता है कि कुछ हो जाएगा। कल रात ऐसे ही मैं एक फंक्शन में गया था, वहाँ ऐसे डीजे बज रहा था। कोई सज्जन थे, वो उनका वो 70-75 साल के हो रहे थे, उनका बर्थडे था और मैरिज एनिवर्सरी होती, इतना ज़ोर से साउंड हो रहा था, मैं 5 मिनट में वहाँ से निकल गया, बैठ नहीं सकता। तो बहुत से लोग होते हैं
जिन्हें उस डीजे की आवाज़ के समय हार्ट अटैक होता है, ब्रेन का अटैक हो सकता है, या हार्ट की जो गति है वो अनियंत्रित हो जाती है। और लगातार ये पॉल्यूशन यदि साउंड का मिले तो चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, कई दफ़ा उल्टियाँ होने लगती हैं, कई दफ़ा आपकी मेमोरी लॉस होने लगता है, ज़्यादा समय तक ये रह जाए तो सुनने की क्षमता कम हो जाती है, कई दफ़ा पाचन खराब हो जाता है, नींद नहीं अच्छे से आए तो उससे कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए कानून तो बना हुआ है, लेकिन कानून इतने ढीले हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की एजेंसीज़ के हाथ इतने तंग हैं कि इन पर नियंत्रण सामान्यतः हो नहीं पाता। इन पर फिर हम कभी बात करेंगे। आज मैं 5 साइलेंट किलर्स के बारे में एक बार पुनः आपसे बात करना चाहता हूँ। ये 5 साइलेंट किलर्स हैं जिन्हें समय रहते नहीं पहचाना गया और इनका उपचार नहीं किया गया तो जीवन मुश्किल में आता है और कई दफ़ा समय से पहले जान जा सकती है। पहले हमने बात की ओबेसिटी की, यानी कि अधिक वजन बढ़े रहने की बात की। दूसरा हमने कैंसर की बात की। तीसरे हम डायबिटीज़ की बात हमने की। चौथे हाई ब्लड प्रेशर की बात की। और 5वां प्रदूषण, खास करके ध्वनि प्रदूषण की बात की। हम हीलिंग ट्यून्स के माध्यम से कोशिश करते हैं कि आप तक उन बातों को लाएं जिन्हें जानकर आप अपना और अपने परिजनों के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जब भी कभी नया कोई वीडियो लेकर आए तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को दबा दें और ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, स्वस्थ रहें। जय हिंद, थैंक यू।